हेलो प्यारे बच्चों, मैं विजय कुमार तिवारी जीआईसी जखनी वाराणसी से हूँ। मैं आज आप लोगों को क्लास 11th की हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक से चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल लेसन को डिस्कस करने हेतु यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं हम अपने लेसन पर। इसमें अबाउट द राइटर पर हम आते हैं। दिस लेसन इज रिटन बाय नैथली ट्रेवराय, जो कि एक आर्ट हिस्टोरियन है और वह भारत में बेल्जियम के राजदूत की पत्नी हैं। तो उन्होंने अपनी कुछ कृतियाँ लिखी जिसकी वजह से वह बहुत ही चर्चा में रही हैं। उसी क्रम में इस लेसन को लिया गया है। वह आर्ट हिस्टोरियन जो इतिहासकार होता है, वो इतिहास के बारे में जब लिखता है तो जो चीज़ें जैसी हैं एज इट इज़ वो उसको वैसे लिखने की, दिखाने की, शो करने की कोशिश करता है। तो इन्होंने चाइनीज़ पेंट और पेंटिंग लैंडस्केप की लिया है और यूरोपियन पेंटिंग को लिया है। उसका इन्होंने एक डीप कंपैरेटिव स्टडी किया है जो कि इस बुक में दिया गया है। और वो बुक जो ओपनिंग होती है वो अनेक्डोट्स, ओल्ड जो चाइनीज़ बुक्स में अनेक्डोट्स होती हैं, छोटी कहानियाँ होती हैं, उसके माध्यम से स्टार्ट होती है। इसमें मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं बू डाओजी, जो कि एक पेंटर हैं, और टैंग जुआंग जो टैंग डायनेस्टी के एम्परर हैं वो होते हैं। उसके बाद आपके क्विंटन मेट्से आते हैं और उनके टीचर और लास्ट में फादर इन लॉ बनते हैं और उनकी बिलवेड होती हैं। और इसके बाद लेसन का जो लास्ट पार्ट है वो भी एग्जैक्ट है फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, रिटन बाय बृंदा सूरी, 20 अगस्त 2005 का। तो इस प्रकार से ये लेसन आगे बढ़ता है। अब हम आगे चलेंगे। ये कहानी दिस स्टोरी बिलोंग्स टू 8th century painter Bu Daoji was asked the Tang Emperor Zhuang to paint a landscape to decorate palace wall। उन्होंने अपने पेंटर को, राजा ने, सम्राट ने पेंटर को अपने महल सजाने के लिए एक आदेश दिया कि आप मेरे लिए एक लैंडस्केप बनाइए। तो इस प्रकार से उस आर्टिस्ट ने लैंडस्केप बनाई। उसने एक कर्टन से कवर कर दिया जिसको कि केवल और केवल एम्परर देख सकता था। तो एम्परर जब उसको देखने आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि हिली माउंटेन्स, वाटर, लेक्स, रिवर्स, birds flying in the sky, men on helipads and birds in flight। तो इस तरह से विभिन्न प्राकृतिक जो भूदृश्य होता है वो देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। Then the painter asked the king respectfully to look a cave at the foot of the mountain। He said a spirit lived there। इसके बाद जब राजा देख रहे होते हैं उसकी पेंटिंग्स को, तो वो पेंटर, राजा का ध्यान पहाड़ी के पाद में, यानी पहाड़ी के निचले हिस्से में एक स्थित गुफा की ओर राजा को दिखाता है कि वहाँ पर एक गुफा है और उसमें कोई स्पिरिट रहती है, एक आत्मा रहती है। तो राजन चलिए वहाँ हम देखते हैं। और इस तरह से वो गुफा के पास जाता है और उसको क्लैपिंग करता है। और इस प्रकार की क्लैपिंग करते ही गुफा का एंट्रेंस ओपन हो जाता है और वो उसके अंदर प्रवेश हो जाते हैं। फिर आगे क्या होता है कि जैसे ही वो प्रवेश होते हैं वो गुफा का द्वार बंद हो जाता है और उसमें पेंटर जो बू डाओजी होते हैं वो गायब हो जाते हैं। ही डिसअपीयर्स विथ हिज पेंटिंग, और पेंटिंग पर कोई भी चिन्ह नहीं रह जाता है दीवार से। न पेंटिंग दिखती है, न बू डाओजी दिखते हैं, कोई भी नहीं दिखते हैं। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं।
टेक अनदर फेमस चाइनीज स्टोरी, और राइटर दूसरी कहानी लेकर के दिखाती हैं कि वो भी एक पेंटर की कहानी है। ही कुड नॉट ड्रा द आई ऑफ ड्रैगन। एक्चुअल में यह जुआंग सेन यू की कहानी है, जो कि बहुत फेमस पेंटर थे। वो क्या हुआ कि एक दिन एक मंदिर की दीवार पर फोर ड्रैगन्स बनाते हैं, बट ही डिड नॉट ड्राई इट्स आईज। उन्होंने उसकी आई को ड्राई नहीं किया और छोड़ दिए कि ये हम नहीं बनाएंगे। तो जो उनके पास से गुजरने वाले लोग होते हैं उनको प्रेस करते हैं कि आप इसकी आई भी बनाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये खतरा पैदा कर सकती है। तो इस प्रकार से वो उनके अनुरोध पर उन्होंने पेंटिंग तो बना दी, ड्राई भी कर दिया आई। तो होता क्या है, थोड़ी देर में एक बादलों का समूह उठता है और तूफान चालू होता है, और थोड़ी देर में बारिश और तूफान, बिजली कड़कने लगती है, और इस प्रकार से वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं और वो जो ड्रैगन थे वो सब बाहर हो जाते हैं, वो सब दूर चले जाते हैं। तो इस तरह से हम पेंटिंग को देखते हैं। दूसरी पेंटिंग, अब हम यूरोपियन पेंटिंग को देखते हैं। राइटर एक यूरोपियन पेंटिंग को लेकर के काम करते हैं, वो है 15th सेंचुरी एंटवर्प। एंटवर्प इज द एंशिएंट नेम ऑफ बेल्जियम्स वेयर डच स्पोकन लैंग्वेज इज मार्क्ड, जहाँ पर बेल्जियम का वह हिस्सा जो फ्रांस के कुछ हिस्से, कुछ नीदरलैंड्स के हिस्से से बनता है, जहाँ पर कि डच लैंग्वेज बोली जाती है। एंटवर्प सिटी, वहाँ की एक कहानी है। उसमें क्या है, एक ब्लैक स्मिथ नेम क्विंटिन मिस्टिस। क्विंटिन मिस्टिस एक पेशे से लोहार होता है, लोहे का काम करने वाला होता है। उसको एक पेंटर की लड़की से प्यार हो जाता है। द फादर ऑफ द गर्ल वुड नॉट एक्सेप्ट एज सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन ड्यू टू हिज लो प्रोफेशन। पेंटर उसको अपनी लड़की से शादी करने को नहीं अलाउ कर रहा था, तो उसने, जो ब्लैक स्मिथ क्विंटिन होता है, वो क्या करता है कि एक दिन पेंटर के चैम्बर में अंदर आ जाता है और उसको उसके कैनवस पर एक फ्लाई बना देता है, फ्लाई स्केच कर देता है। और वो फ्लाई इतनी अच्छी बनती है, इतनी रियल बनती है कि वो जब पेंटर आता है अंदर तो देखता है कि ये तो मेरे कैनवस पर फ्लाई कहाँ से आ गई, और वो उसको मारने के लिए, हटाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही ऐसा करता है उसको ये आभास हो जाता है, रियलाइज्ड दैट इट not a live fly, it is work of an art। तो ये एक कला का कार्य है, कला की रचना है। तो वो समझ जाता है। इस प्रकार से वह उसको अपने चैम्बर में अप्रेंटिस के रूप में, ट्रेनी पेंटर के रूप में रख लेता है, और जो बाद में चल करके बहुत बड़ा अपने युग का एक पेंटर सिद्ध होता है, और फिर बाद में उसकी लड़की से वो शादी भी कर लेता है। अब ये जो दो कहानियाँ बताई गई बच्चों, ये है द अबव स्टोरीज फ्रॉम चाइना एंड फ्लैंडर्स इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। ये दोनों कहानियों के माध्यम से ये बताया गया कि दोनों ही प्रकार की, ईस्टर्न और वेस्टर्न, ईस्टर्न जो चाइना से संबंधित थी, वेस्टर्न जो यूरोप से संबंधित थी, ये दोनों ही प्रकार की कहानियाँ, दोनों ही पैटर्न की कहानियाँ क्या प्राप्त करना चाहती हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, इन पैटर्न्स का, इन स्टाइल्स का क्या उद्देश्य होता है, उसको वो बताना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि यूरोप की जो पेंटिंग है उसका जो उद्देश्य है इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, उसमें इतनी अधिक रिजेम्बलेंस होती है, इतनी अधिक सादृश्यता होती है कि हूबहू चीज़ें दिखने में भ्रम हो जाता है। इस संबंध में एक कहानी है कि वो वहाँ का जो एक पेंटर होता है वो ये सोचता है कि वो मैं एक तितली हूँ, आई एम ए बटरफ्लाई, और फिर वो सोचता है कि मैं मैन हूँ, आई एम ए मैन, तो मैं मैन हूँ या मैं बटरफ्लाई हूँ। इसमें इतना ज़्यादा उसको रह जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि मैं तितली हूँ या मैं आदमी हूँ। तो इस कहानी से ये चलता है कि उसमें लाइकनेस आ जाती है, और दूसरी तरफ ये है कि वो मन में उसके क्या होता है वो सारी चीज़ें वो हम देखते हैं। तो
तो द चाइनीज एम्परर गेट्स ए पेंटिंग पेंटेड, तो चाइनीज पेंटर जो होता है वो क्या करता है कि जो पेंटिंग की जाती है उसको अप्रिशिएट करता है, उसके आउटर मटेरियलिस्टिक लाइफ को लाइक करता है, लेकिन उसका जो आर्टिस्ट होता है बच्चों, जो आर्टिस्ट होता है उसको जो दिमाग में रहता है वो उस अपने दिमाग से, अपने माइंड से उस चीज को क्रिएट करता है और उसी को लिव करता है, उसी को स्केच करता है, उसी को बनाता है। तो इस तरह से हम एक तरह से पेंटर के मन स्थिति को, माइंड और उसकी साइकोलॉजी, उसकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, वो चीज पर ध्यान दिया जाता है। उसी को द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, और वो कलाकार ही बता सकता है, हम नहीं बता सकते कि इस कलाकार के पेंटिंग ने, इस कलाकार ने क्या सोच करके ये पेंटिंग बनाया होगा। हम वो अलग चीज है कि हम सोच लें कि ये पेंटिंग है ऐसी ऐसी, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो एम होता है, वो कलाकार ही बताता है। तो इस प्रकार से वो जो आर्टिस्ट होता है वो रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। ए वेस्टर्न पेंटिंग रिप्रोड्यूसेस एन एक्चुअल व्यू। अब जो वेस्टर्न, जो पाश्चात्य देश की शैली है वो क्या करती है, एक्चुअल मतलब रियल स्थिति जो होती है उस व्यू को वो प्रदर्शित करता है। द यूरोपियन पेंटर वांट्स टू द बिहोल्डर टू लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल। तो वो पेंटर जो यूरोप का होता है वो सोचता है कि बिहोल्डर जो दर्शक है, जो पेंटिंग को देखता है, वो एक जो पेंटर का जो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक जो विशेष प्रकार की विचार है, उस विचार से उस पेंटिंग को देखे। द चाइनीज पेंटर्स डज नॉट अ सिंगल व्यू पॉइंट। चाइनीज पेंटर जो होता है उसका एकमात्र कोई विचार नहीं होता है और वह अपने अनेक प्रकार की भावनाओं को लेकर के पेंटिंग करता है। तो उसमें क्या होता है कि वन कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट एंड ट्रेवल इन इट इन ए लेजरली मोमेंट। लेजरली मोमेंट, जब हम फुर्सत के क्षण में होते हैं तो हम यात्रा करने की सोचते हैं, तो वो एक यात्री बना देता है और वो बिहोल्डर्स को इस तरह से ट्रीट करता है कि बिहोल्डर उसमें किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एंटर करे और वो अपना एक अप एंड डाउन जिस तरह से होता है वो पूरी तरह से वो चाइनीज पेंटिंग को वो देखे। अब दूसरा, दिस इज मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। अब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी एक प्रकार का पैटर्न होता था बच्चों, वहाँ पर चाइनीज जो बड़े बड़े सिल्क की जो साड़ियाँ इस तरह के होते हैं कपड़े, उन पर जो पेंटिंग की जाती थी और उसको फिर रोल कर लिया जाता था, तो उसको स्क्रॉल रोल कहते हैं। उसमें भी अनेक तरह की पेंटिंग्स होती हैं, अनेक प्रकार की पेंटिंग्स होती हैं और वो पेंटिंग स्क्रॉल पेंटिंग के नाम से कही जाती है। उसको इस देश से भी बनाया जाता है, हमने उसको किसी मेज पर रख दिया और खोल करके उसको देखना चाहें तो देख ले। वो पेंटिंग जो होती थी फेस्टिवल्स के समय पर कैनवस के साइड में लगा दिया जाता था और वो इस तरह से उसका भी एक अपना महत्व है। उसमें क्या होता है कि वो टेक ए डायमेंशन ऑफ टाइम, उसमें जो पेंटर होता है वो व्यूअर्स के लिए इतनी चीजें क्रिएट कर देता है कि वह उसमें अच्छी तरह से उसको एक प्रदर्शनी के रूप में देखे और वो उसमें ट्रैवल करे और हमारा जो इनर स्केप है वो भी वो इस तरह से आगे बढ़ाता है, देखता है। This adds a dimension of time. It also requires the active participation of the viewer, a participation which is physical as well as mental. Physical as well as mental मतलब मानसिक रूप से और हम उसको शारीरिक रूप से भी उस पेंटिंग को, उस कलाकृति को देखने में अपना भागीदारी करते हैं, रोल करते हैं कि हम उसको पन्ने को पलटते हैं और उसको मोल करते हैं, फिर उसको देखते हैं। तो इस तरह से हम उस पर समय देखते हैं और उसमें क्या दर्शाया गया है इस चीज को भी हम उसमें देखते हैं। तो इस तरह से वो क्या होता है कि एक पार्टिसिपेशन जो हो जाता है वो फिजिकल हो जाता है, मेंटली मानसिक रूप से भी उसको आप देखिए, समझिए दिमाग में, और उसको किस तरह से आगे पीछे करना है, इस तरह से स्क्रॉल पेंटिंग को हम देखते हैं। द यूरोपियन पेंटर वांट्स द व्यूअर टू बारो हिज आईज। इसके विपरीत जो होता है कि यूरोपियन पेंटर वो चाहता है कि व्यूअर्स जो है, जो दर्शक है, जो उस चित्र को देख रहा है, वो जिस पेंटर ने बनाया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेंटिंग को देखे।
पेंटर डज नॉट वांट्स हिम टू डू सो, लेकिन चाइनीज पेंटर ऐसा नहीं चाहता है। चाइनीज पेंटर सिंगल व्यू पॉइंट आप नहीं देता है कि आप एक ही विचार से इस पेंटिंग को देखें। ही वांट्स द व्यूअर्स टू एंटर हिज माइंड। चाइनीज पेंटर जो होता है वो सोचता है कि अपने माइंड में वो जाए, व्यूअर जो है अपनी अंतरात्मा में घुसे, अपने मन में घुसे और मन में उस चीज को सोचे, तब इस जो बाहर जो बनाया गया है, जो भूदृश्य बना है, उसको तब उसका असली अर्थ समझ में आएगा। Painter does not want him to do so. He wants the viewer to enter his mind. The landscape is an inner one. इसीलिए वो कह रहा है कि लैंडस्केप इनर वन, अंदर की चीज है, स्पिरिचुअल, वो आत्मा से संबंधित है, एंड कॉन्सेप्चुअल, वो विचार से संबंधित है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर वो ले जाना चाहता है। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज सन सुई, विच लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर। इस जो इनर कॉन्सेप्ट जो उसका है, वैचारिक जो आत्मनिरीक्षण या आत्म भूदृश्य का जो उसका कॉन्सेप्ट है, धारणा है, उसको सेंस सुई के माध्यम से हम जान सकते हैं, जिसका अर्थ है माउंटेन वाटर। माउंटेन मतलब पहाड़, वाटर मीन्स पानी। जिस लैंडस्केप में मुख्य रूप से दो ही तत्व होते हैं, एक लैंडस्केप होता है यानी धरती का हिस्सा, और दूसरा जो है वाटर होता है, उसमें रिवर होती है। तो इस तरह से वो हम सेंस सुई पर आते हैं। जब इन दोनों वर्ड्स को हम लैंड्स एंड केप दोनों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो ये लैंडस्केप बन जाता है। तो धरती और पानी दोनों मिल करके हम इस चीज को यहाँ पर समझेंगे। यूज टुगेदर दे रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। द माउंटेन इज यंग। माउंटेन जो है वो इसका नाम है यंग, और जो वाटर है वो है इन। वाटर इज इन, वाटर इन है। अब ये इसको हम इस सर्कल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ये हमारा यूनिवर्स भी है। इस यूनिवर्स में हाफ जो है वो ब्लैक है, हाफ जो है वाइट है। तो वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट दो चीजें हैं। इसी से संपूर्ण बाइनरी जैसे हम सिस्टम समझते हैं कंप्यूटर में, 0 और 1, 0 और 1 दो ही संख्या होती है, उसी तरह से ये जो यूनिवर्स है इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव दो चीजें होती हैं। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इसमें जो है इसका जो कुछ चिन्ह जो है इसमें है और इसका चिन्ह इसमें है। इट मीन्स कि वो अंदर से रिलेटेड है, अंदर से वो कनेक्टेड है, अंदर से जुड़ी हुई है। मतलब एक हिस्सा वो दिखा रहा है, एक हिस्सा वो। इसके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि कला जगत में, जो पूरे कला जगत की जब हम बात करेंगे, तो चाहे वो यूरोप की कला हो, चाहे वो एशिया की कला हो, दोनों ही कला के एक पार्ट है। यूरोप की भी कला है और एशिया की, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही कला के हिस्से हैं, एक दूसरे से अंदर से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से अब हम फिर इस पर आते हैं कि यूज टुगेदर दे रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। द माउंटेन इज यंग व्हाइल द वाटर इज इन। द इंटरेक्शन ऑफ इन एंड यंग इज फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म। डाओइज्म जो डाइस्ट थे उनका ये मुख्य धारणा इसी चीज को पर आधारित है कि ये यूनिवर्स जो है ये दो चीजों से है, वो धरती और पानी। धरती, जमीन और पानी, यानी हमारा जो पृथ्वी है वो भी आप जानते हैं 3/4 हिस्सा उसमें पानी है और 1/4 जो है वो धरती है। तो इस तरह से हम इस एलिमेंट को देखते हैं कि ये इसके फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, ये दाओइज्म का आधारभूत सिद्धांत है। और इसको देयर इज थर्ड एसेंशियल एलिमेंट आल्सो द मिडिल वाइड। इन दोनों के बीच में एक थर्ड एसेंशियल चीज भी है, वो हम बच्चों यहाँ देखेंगे कि ये तो माउंटेन हो गया, ये वाटर हो गया। अब ये बीच में जो है ये धरती, ये जो है आपका ये जो पोर्शन ये सफेद दिख रहा है ये आपकी रिवर है, ये वाटर आई है। यहाँ पर ये बादल वगैरह है, ये पानी आ रहा है, ये आपका पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ से ये पानी झरना गिरते हुए इधर से आ रहा है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो पानी है ये धरती जो है, ये माउंटेन जो है ये ऊपर की ओर है और ये जो पानी है ये नीचे की ओर आ रहा है। तो एक तो ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। इन दोनों के बीच में एक और एलिमेंट है, वो यहाँ पर उसको मिडिल वॉइड के नाम से
जान रहे हैं, where there the interaction takes place, जहाँ पर दोनों का इंटरेक्शन होता है और इस तरह से वहाँ पर जो झरनों के पास या नदियों पहाड़ों पर जो चीज़ें वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो यहाँ पर मैन आ जाता है। दिस देयर इज ए थर्ड एसेंशियल एलिमेंट आल्सो, द मिडिल वाइड, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। अब हम इस चीज को प्राणायाम के माध्यम से समझते हैं कि प्राणायाम में किस प्रकार से हम सांस को अंदर ले जाते हैं, सांस को रोके रहते हैं, फिर सांस को बाहर करते हैं। तो इस तरह से प्राणायाम में ये चीज होती है। और इसमें जो मिडिल वाइड है वो यहाँ पर जब हम सांस को रोकते हैं, रिटेन करते हैं, रिटेन में तो रेस्ट करते हैं, उसको रेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर आकर के यहाँ पर वो आदमी का वहाँ पर वो धारणा करता है। बिना उसके अगर वो मिडिल वाइड न रहता तो वो धारणा नहीं हो सकती, वो कोई ध्यान नहीं कर सकता, मेडिकेशन नहीं हो सकता। तो वही कह रहे हैं, देयर इज इंटरेक्शन दैट टेक्स प्लेस। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड। अब जो जहां पर हम सांस को रोकते हैं, जो सांस को जब हम रोके रहते हैं, वही चीज जो है वो वाइड है, वही एम्प्टी प्लेस है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना उसके हम मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए एम्प्टी प्लेस जरूरी है। मिडिल वाइड इज एसेंशियल, ये थर्ड एलिमेंट है। तो दो के स्थान पर एक तीसरा एलिमेंट है जो नहीं दिखता है, उसको ये कहते हैं कि वहां पर आदमी है लेकिन वो पहाड़ और उसके चक्कर में वो आदमी दब जाता है, यानी वो उसके बीच में हो जाता है। तो इस प्रकार से वो जो दूसरा आदमी का जो रोल होता है वो थोड़ा सा भले दब गया हो लेकिन उसमें वो उसकी भूमिका अहम होती है। इस चीज को हम मेंटली और समझ सकते हैं कि हम अपना जो ग्लोबल जो है, ग्लोब के ऊपर एक आदमी खड़ा है, उसके ऊपर स्काई है, स्काई से एक बीम आ रही है, एक बीम आ रही है, वो आदमी के ऊपर से होते हुए नीचे जा रही है। तो आदमी जो है एक कैंडुइट है, आदमी एक कैंडुइट है, एक चैनल है। Hence the white unpainted space। अब उसमें क्या है कि white unpainted space होता है, white unpainted space, इसको जो व्हाइट अनपेंटेड उसमें होता है वो उसको छोड़ देता है। ये तो रिप्रेजेंटेटिव है, सिंबॉलिक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ दूर तक आपको कलर दिखेंगे लेकिन कुछ दूर के बाद कलर नहीं दिखेंगे, वो बिल्कुल अनपेंटेड रहेगा, बिल्कुल अनपेंटेड, उसमें कोई भी पेंट नहीं चला होता है। तो हर चाइनीज पेंटिंग में ये उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि वो एम्प्टी छोड़ देता है। तो इस तरह से वो वहाँ पर इंटरेक्शन के लिए वो स्थान माना जाता है, वही सिंबॉलिक होता है। तो इस तरह से वेस्टर्न पेंटिंग रिप्रोड्यूसेस एन एक्चुअल फ्रेंच पेंटर, एक वहाँ का फिर यूरोपियन पेंटर ले रहे हैं। फ्रेंच पेंटर जीन द बुफे फर्स्ट क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट बुक। एक नए तरीके की आर्ट ब्रूट ले रहे हैं, नए तरीके का आर्ट ले रहे हैं, जिसमें कि उसका नाम दिया जाता है आर्ट ब्रूट, आर रॉ आर्ट, आउटसाइडर आर्ट। मतलब कि अभी तक हमने एक ट्रेंड पेंटर्स जो कि कहीं पर अपना उन्होंने ट्रेनिंग ली और उन्होंने सर्टिफिकेट लिया और उसके आधार पर उन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाई, लेकिन एक और तरीके का जो पेंटर होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। फ्रेंच ओरिजिनली फ्रेंच थे, इन्होंने इस चीज को, कॉन्सेप्ट को, इस धारणा को निकाला। इसका नाम है आर्ट ब्रट। आर्ट ब्रट इसका दूसरा नाम है रॉ आर्ट, कच्चा आर्ट। कच्चा का मतलब क्या हुआ कि यह उस प्रोसेस में, कुकिंग प्रोसेस जैसे हम समझते हैं कोई चीज कुकिंग होने पर ही पकती है, तो एजुकेशन में क्या कुकिंग है, उसका जो है विभिन्न तरह की ट्रेनिंग्स जो होती है वही कुकिंग्स हुई। तो वो ट्रेनिंग नहीं लिया होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक विजन होता है, एक दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण को वो जीता है और बहुत अच्छा काम करता है। ये आउट ऑफ बॉक्स, मतलब एक बना बनाया जो पैटर्न है उससे हट करके नए पैटर्न पर ये आर्ट करता है, इसी का नाम है दिया गया। ये जो धारणा चली है ये 1940 के दशक से चालू होती है, 1940s के दशक से चालू होती है। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वाज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, ये बहुत प्रचलित कम थे उस समय, लेकिन अब जो है इसको बहुत धीरे धीरे ये सबसे तेजी से उभरने वाली ये आर्ट की विंग हो गई है। इसका नाम द आउटसाइडर आर्ट हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट। आधुनिक
आधुनिक कला में ये सबसे तेज गति से इस पर लोगों का ध्यान गया है और इसमें लोग रुचियां ले रहे हैं। इस पर इन्होंने ये दिखा दिया कि बच्चों की आर्टिंग होती है, जो बच्चे हैं और वो किसी तरह से स्केचिंग कर दिया और वो एक आर्ट बन गया। इसी तरह से जो आदमी सीखा नहीं है लेकिन उसके अंदर आर्ट की कला है और वो बिना आर्ट की ट्रेनिंग लिए हुए ऐसी कोई चीज बना देता है कि जिसको सभी लोग देखना पसंद करते हैं, सभी लोग चाहने लगते हैं। तो इसका भी एक कला का महत्व है और ये इस समय इंटरनेशनली इसको रिकॉग्निशन मिल रही है। This particular type of work is the creation of those who have no right to be artist। इस प्रकार के लोगों को आर्टिस्ट कहलाने का कोई हक नहीं होता है। As they have received no formal training as they show their talents and artistic insight। तो इस प्रकार के लोगों ने, क्योंकि इन्होंने कोई सर्टिफिकेशन, कोई स्कूलिंग नहीं की आर्ट की, तो इसलिए उनको आर्टिस्ट होने का कोई राइट नहीं होता है। लेकिन फिर भी yet they show talent and artistic insight, फिर भी उनके अंदर जो कला की अंतर्दृष्टि होती है और वो बहुत ही अच्छी होती है, उस प्रकार से वो काम कर देते हैं कि उसको सभी लोग रिकॉग्निशन देते हैं। The work of 80 years old Nek Chand Saini in India's biggest contribution to outsider art। इस प्रकार की आर्ट में, इस प्रकार के आर्ट के विंग में, इस प्रकार की आर्ट की जो धारणा है वो नेक चंद सैनी इंडिया के थे, वो मिलिट्री अफसर थे। उन्होंने चंडीगढ़ के एक जंगल के हिस्से को लेकर के उस हिस्से की सफाई किया और उस हिस्से में उन्होंने एक रॉक गार्डन की स्थापना किया और उस रॉक गार्डन में उन्होंने विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल्स यूज किए, जैसे चूड़ी के टूटन हुए, बैंगल्स ब्रोकन चीजें हुई, कार के हुए टूटे हुए कार के डिब्बे हुए, या अन्य क्रॉकरी की टूटी हुई चीजें, प्लेटें ले ली और टिन के चीजें ले ली। इस तरह से रिसाइकिल या वेस्ट मटेरियल का यूज करके उन्होंने बहुत अच्छी कला बनाई। इसका नाम था पैराडाइज गार्डन में उसमें उन्होंने झरने भी बनाए, उसके साइड में वाटरफॉल, वुमेन बाय वाटरफॉल में के साइड में उन्होंने स्त्रियों का ढेर सारे स्कल्पचर बना दिए, मूर्तियां बना दी और इस तरह से लोग उसको देखने जाते हैं। ये 80 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इस चीज को किया जो कि पूरे विश्व में एक अच्छी पहचान मिली और ये इस कला के क्षेत्र में इनका महानतम योगदान दिया जाता है। वर्ल्ड टुडे एट द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, हिज आर्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी। आउटस्टैंडिंग बहुत ही स्तरीय दस्तावेज के रूप में ये इनका रॉक गार्डन समझा जाता है। डिफरेंस, इस प्रकार के कला ने एक प्रकार का इतना अंतर पैदा कर दिया। एक व्यक्ति जो अपने इमेजिनेशन को जीता है, अपने ड्रीम्स को जो जीता है, वो किस प्रकार से अंतर स्थापित कर देता है, उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इस तरह से इनको एक यूके बेस्ड मैगजीन होती है राविजन, उसमें इनको फीचर किया गया, इनकी कला को कवर पेज पर स्थान मिला। इस पार्ट को समझ सके होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।